ये आंदोलन क्या क्या प्रारूप है और क्या हो रहा है? देखिए, आंदोलन का प्रारूप है कि आप फिलहाल जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग ज़मीन तल से लगभग 250-300 फीट की ऊंचाई पे आप खड़े हैं। जाहिर सी बात, इसका ज़मीन है तो ये ज़मीन रैयतों की है और बीसीसीएल मनमानी करते हुए यहाँ डंपिंग की है। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो आसपास की ज़मीनें हैं, ये रैयतों की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें हैं, लेकिन उसे ना रजिस्ट्री किया गया है, ना उन्हें विस्थापित किया गया है, ना मुआवजा दिया गया है, ना नियोजन दिया गया है और लगातार खनन का कार्य चल रहा है। खनन का कार्य भी चल रहा है। हमारे गाँव में इसका प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लगातार हमारे जो लोग हैं वो प्रदूषण के कारण काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और बाकायदा हमारे गाँव की सब्जियों का रंग देखें तो मैंने प्रदूषण के कारण प्रभावित हो चुका है। हमारे बरामदे, हमारे घर की खिड़कियाँ, हमारे घर के छत, बल्कि जो हम लोग कपड़ा भी पसारते हैं वो अब बाहर नहीं पसारते हैं, पंखे के नीचे हम लोग घर के भीतर ही पसारते हैं। इस प्रदूषण के साये में हम लोग जी रहे हैं। तो इसीलिए ग्रामीणों की मांग है कि प्रदूषण पर नियंत्रण हो। चूँकि जो भी कंपनी अगर कुछ कार्य करती है तो प्रदूषण के मानकों का, मापदंडों का अनुपालन करती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें रोज़गार मिले। रोज़गार मतलब नियोजन मिले और एक अच्छी मुआवजा मिले, ताकि हमें एक अच्छा जीवन यापन इसलिए करें क्योंकि ज़मीनें हमारी है, हमारी ज़मीनों के नीचे खनिज संपदाएँ हैं। अतः हम अगर राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने जमा पूंजी को गिरवी रख देते हैं। जमा पूंजी के मतलब एक किसान के लिए जमा पूंजी उसका खेती होता है। जब उसको कुछ नहीं दिखता है तो खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है, अपनी जीविका उपार्जन करता है। तो जब हम अपनी सारी जमा पूंजी, जो आज मोटा मोटी अगर हम लॉजिक के दृष्टिकोण से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास से लगभग खेती हो रही है। उससे पहले लोग खाना बदोश थे संभव, तो 4000 साल से ये खेत हमारे थे, हम जोत कोड़ करते थे, इस पर हमारा फसल उगाते थे। उस जमा पूंजी को हमने भारत सरकार या फिर उसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को खनन के लिए दिया, ताकि उस खनन से जो कोयला की निकासी होगी उससे राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होगा। तो जब राष्ट्र के योगदान में हम अपना सारा चीज़ खो चुके हैं, सारा चीज़ बर्बाद कर चुके हैं, तो कम से कम राष्ट्र का भी बदले में ये कर्तव्य बनता है कि हमारी उन्नति कैसे हो, हमें सुरक्षा कैसे मिले, हमारा जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हमें एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए। एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। हमें यहाँ कार्य मिलना चाहिए, चूँकि ये क्षेत्र हमारा है। यहाँ जब हम खेती करते थे, आज हमें नौकरी करना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं मांगों के साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पूरी शांतिपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कल बमबारी की गई है, प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। तो लोकतंत्र के देश में, लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ कितने लोगों का अभी मुआवजा या नियोजन बाकी है? देखिए, बहुत संख्या में लोग हैं जिनका मुआवजा बाकी है और जिनको नियोजन की मांग आज अटकी हुई हैं। तो मुझे लगता है बाकायदा हम लोग आज दिन भर में ड्राफ्टिंग कर लेंगे कि कितने लोग हैं और उसका बाकायदा प्रेस के माध्यम से उस बात को रखेंगे हम लोग। जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू किया गया था, बावजूद इसके कल आप लोग आंदोलनरत थे। नहीं, तो देखिए धारा 144 ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन धारा 44 उस समय लगना चाहिए था जब आंदोलन का अनुमति मांगा गया था। जब जाहिर सी बात है, जब आंदोलन हो रहा है तो एसडीएम के पास लेटर गया होगा अनुमति के माध्यम से, या फिर उन्हें सूचना दिया गया होगा। तो अचानक जब ये हाईलाइटेड होता है कि इस कार्यक्रम में हम भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो फिर अचानक धारा 144 लगती है। अगर हमारी उपस्थिति नहीं होती तो शायद धारा 144 नहीं लगती। तो ये कहाँ का न्याय है कि एक व्यक्ति के कारण, एक युवा लड़का के कारण आपको धारा 144 लगानी पड़ती है? वहाँ इससे पहले भी आंदोलन हुआ है, तब तो धारा 144 नहीं लगी है। और उसके बाद धारा 144 कहाँ लगता है? जब लगता है कि कुछ अराजकता की स्थिति हो, कुछ हिंसा या फिर उपद्रव जैसी घटनाएं घटने वाली हो। यहाँ तो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और महिलाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हैं, बाकायदा अपने भूखे बैठी हैं, रात को यहीं सोई हैं खुले आसमान के नीचे। जो देश महिला सुरक्षा की बात करता है, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो कौन इसकी जवाबदेही लोगी? रात को खुले पंडाल में महिलाएं बैठी हैं, अपने घर से कोसों दूर बैठी हैं, एक ऐसी जगह बैठी हैं जहाँ आपराधिक तत्व के लोग मंडराते रहते हैं, गोलीबारी बम बारूद चलता है, उसी जगह महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोई हैं रात भर। क्या कहेंगे कल जो जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया? देखिए, हम यही अच्छी बात है, खनन क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है, सुरक्षा दें। जहाँ पे आंदोलन हो रहा है उसके चारों ओर पुलिस प्रशासन का पहरा हो। और दूसरी बात, जिन्होंने बमबारी की है उन्हें अविलंब गिरफ्तार करें, ताकि जो स्थानीय प्रशासन है उसके प्रति भी हमारी आस्था बनी रहे और हमें अपना आंदोलन सुचारू रूप से जारी रखें, इस पर हमारा कोऑपरेट करें। क्या लगता है जिला प्रशासन जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के दबाव पर है? संभावना है, पूरी संभावना है। आउटसोर्सिंग कंपनी का मतलब दिल्ली तक चंदा, तो फिर स्थानीय थाना प्रभारी तो कोई उनका सामने स्टैंड ही नहीं बनता है। क्योंकि कल पुलिस मौजूद थी जिस समय बमबारी हुई है और ग्रामीणों के ऊपर बमबारी की गई है, कोई भी अप्रिय बड़ी घटना घट सकती थी। बिल्कुल घट सकती थी, आगे भविष्य में घटेगी भी संभावना। तो इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और प्रशासन को अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ताकि लोगों की आस्था पुलिस पर बनी रहे, पुलिस पब्लिक के बीच एक अच्छा संबंध बना रहे। इसके लिए हम
चाहेंगे कि स्थानीय थाना प्रभारी इस आंदोलन को संरक्षण प्रदान करें और साथ ही साथ जो लोग बमबारी कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसे। प्रबंधन का कहना है जैसे कि जो भी आंदोलन लोगों का है, जो भी मांग है, उसके लिए बैठ करके वार्ता किया जाता है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात दादा, आप भी जानते हैं ये भारत एक ऐसा देश है जहां जनता को अगर अपनी बात को रखना पड़ता है तो धरना, भूख हड़ताल, हड़तालें करनी पड़ती है। अगर बात से बनती तो मुझे लगता है चलिए ठीक है, अगर भौरा में आंदोलन होता तो आप बोलते कि चलिए भौरा के लोग मनमानी कर रहे हैं या फिर वार्ता नहीं करना चाहते हैं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। सिंदरी में कचरा प्लांट की स्थापना होने वाली है, पटिया में भी कोयला को लेकर मैटर विवाद बढ़ा है, आप बोकारो में चले जाइए तो BSL में अप्रेंटिस के लोग धरना पर बैठे हैं, पूरे झारखंड के लोग तो धरना पर बैठे हैं, सहियागंज धरना पर बैठी है, स्वयं सेवक धरना पर बैठे हैं, सभी लोग। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि आम व्यक्ति को अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल, अनशन, इनका सहारा लेना पड़ता है। और ये गांधी का देश है, गांधी ने इनको अनशन सिखाया है, गांधी ने इनको माने मार्च सिखाया है, गांधी ने इनको ये सब चीज़ सिखा के गए। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी के देश में तो आंदोलन होगा, गांधी के देश में तो धरना होगी, गांधी के देश में तो सभा होगी। और दूसरी बात, हमारे पास DC जी का लेटर है, जब उस समय माननीय सिंह जी थे उपायुक्त, हमारे नाम उनका पूरा भूल रहे हैं, नहीं DC का नाम जिनके उमाशंकर सिंह, बाकायदा उन्होंने भी इस बात को प्रबंधन को लेटर लिखा है कि जो भी उनका मैंने पैसा है, मुआवजा है, उसको क्लियर करें। बाकायदा उपायुक्त, बताइए उपायुक्त से ऊपर जिला में तो कोई नहीं होता है, अगर जिला की बात करें तो उपायुक्त से ऊपर जिला में कोई नहीं होता है। और उसके बाद आप बाकायदा मीडिया लोकतंत्र का आभार करते हैं, आप स्वयं देखिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीछे दामोदर नदी है, जो कंपनी आज दुहाई देती है, अपने आप को बचाने का काम करती है, कंपनी से बड़ा दोषी कोई नहीं है, कंपनी से बड़ा जालिम कोई नहीं है। आज दामोदर नदी निगल रहे हैं, यहाँ लगभग 18 एकड़ में वन है। देखिए, जो वन कानून की बात करते हैं, भारतीय संविधान भी आर्टिकल 48 वन्य जीव और वन के संरक्षण की बात करता है। तो एक कंपनी, अभी मैंने टेंडर में जो इसको दिया गया है, एक निजी व्यक्ति के मैंने स्वार्थ पूर्ति के लिए इतना लोग संकट। अभी देखिए, हमारे पास मयूर का पंख था, जो हमारा नेशनल बर्ड है, यहाँ लगभग 100-150 की संख्या में मयूर रहते थे। ये देखिए, एक मृत मयूर का पंख है हमारे पास। नेशनल बर्ड यहाँ सुरक्षित नहीं है, इंसान सुरक्षित नहीं है, हमारी प्रसिद्ध दामोदर नदी सुरक्षित नहीं है, हमारे 18 एकड़ में फैला वन सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी कंपनी को चलाने का कोई राइट नहीं बनता है एक व्यक्ति के निजी फायदे के लिए। मुझे लगता है भारत देश अगर विश्वगुरु की बात करता है तो उन्हें चेरनोबिल हादसा से प्रेरणा लेना चाहिए। चेरनोबिल हादसा आपको याद होगा, वहाँ यूरेनियम का कार्य होता है, लेकिन जब वहाँ ब्लास्टिंग होती है तो कुछ लोगों की मृत्यु होती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मनुष्य है तो देश है, मनुष्य का मतलब ही देश होता है, जीव जंतु हैं तो देश है, पेड़ पौधे हैं तो देश है। इनको मैंने नष्ट करके हम किसी प्रकार का विकास नहीं करेंगे। और बाकायदा वहाँ यूरेनियम के खनन को रोक दिया जाता है। दुनिया में बहुत सारे, जर्मनी में से बहुत सारा उदाहरण है जहाँ जिस प्रकार हमारे यहाँ कोयला से मतलब उद्योग चलता है, कोयला से हमारा पावर प्लांट होता है, बाकायदा उन देशों ने उन पर पाबंद लगा दिया है कि इंसान को, पर्यावरण को छेड़ के हम किसी प्रकार का विकास नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो लोग बयान दे रहे हैं कंपनी की तरफ से, वे लोग दोषी हैं, वे लोग कटघरे में हैं, वे लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जो दामोदर नदी को निगलने के लिए तैयार हैं। हम लोग ज़मीन से 300 फीट के ऊपर बैठे हैं, और ये 300 फीट का ऊपर का मतलब है ये मलबा है, ये कचरा है, और ये कोयला के बाद जो कचरा बचता है वो है। और अभी कहाँ डंप किया गया है? किसी रैयत की ज़मीन पर डंप किया गया है। झारखंड में झारखंडी सरकार है, बावजूद इसके आज झारखंड के जो युवा हैं वो आंदोलनरत हो रहे हैं, हर दिन आंदोलन देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, इसके लिए मैं वही कहूँगा कि उदासीनता, जो भी झारखंड की सरकार रहे चाहे केंद्र की सरकार रहे, एक सरकार की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उसका विजन होना चाहिए, उसको दूर तक दिखना चाहिए कि अगर आज हम एक्शन लेंगे तो दूर तक क्या होगा। इनका विजन क्या है कि इनकी पत्नी कैसे खुश रहे, उनको साड़ी कैसे मिले, पत्नी की एक बहन है उनके साथ भी उनका तो हंसी मजाक होता है, साली साहिबा, उनको कैसे हार मिले उस पर फोकस है। अब साला भी मुंह फुलाएगा, साली से बात करते हुए साला देखेगा तो जाहिर सी बात है जीजा पर उंगली करेगा। तो साला कैसे खुश रहे, उसी लोग एक कोयला खदान दिया जाता है, तो साला का 2 फ्रेंड है, उसको खुश करना है। तो इसी में केंद्र की सरकार भी उलझी है, राज्य की सरकार उलझी है, और बाकायदा यहाँ कंपनी जो आप नाम जिनका बयान आप कुंभनाथ सिंह बोल रहे थे और लाल बाबू सिंह, उनका भी संबंध वही राजनाथ सिंह से है। तो ये मंत्रीगण हैं, ये मंत्री केंद्रीय मंत्री रहें चाहे राज्य मंत्री रहें, अपने रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं। भाई याद रखो हमारे साथियों, मेरे केंद्रीय मंत्रियों, मेरे राज्य मंत्रियों, मौत सबको आएगी। गरीब को इस प्रकार खून के आंसू ना रुलाओ। ये खून के आंसू एक दिन सैलाब बन जाएंगे, और जिस दिन सैलाब बन जाएंगे याद रखिएगा इस दुनिया में सिकंदर को खाली लौटना पड़ा है। चरम दा, ये बताइए, पेड़ पौधा भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो भी से? हाँ बिल्कुल, सामने है तो 18 एकड़ का जमीन से बड़ा सुंदर जंगल, देखिए ना, बाकायदा उठा के दिखाइए ना कैमरा को, 18 एकड़ में वन है, सुंदर सुंदर हरे हरे पेड़ है। दामोदर नदी मात्र एक फुटबॉल यहाँ से मारेंगे तो फुटबॉल पार कर देंगे वहाँ, दामोदर नदी इतना करीब आ चुका है। कल बमबाजी की घटना होने के बाद भी जो स्थानीय विधायक है
उन्होंने अभी तक किसी तरीके का इसमें कोई पहल नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो क्या सबसे ग्रामीण स्थानीय विधायक से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले पर पहल करें, और मानवता के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, बमबारी कोई आम विषय नहीं है, तो इसलिए कम से कम इस अगर आप विधायिका जी आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी शक्ति मिलेगी और लोकतंत्र पर लोग का भरोसा भी रहेगा, और मुझे लगता है बमबारी की घटना पर अंकुश भी लगेगा।